हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जीआईसी लेक्चरर प्रवक्ता के जो रिवीजन सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए बाल गंगाधर तिलक पे पहुंच गए हैं। लोकमान्य के उपनाम से जाने जाने वाले बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बेताज बादशाह कहे जाते हैं और इनको भारतीय शांति का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। चलिए इनकी जीवन यात्रा के बारे में बात करते हैं और ऐसे ही हमारा वीडियो भी आज शुरू हो जाता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज हम बाल गंगाधर तिलक के जन्म से कि 1856 में रत्नागिरी महाराष्ट्र से इनका जन्म होता है 23 जुलाई को। और सबसे पहला काम जो प्रकाश में आता है इनके, तो 1880 की बात है दोस्तों। इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल शिक्षा के प्रसार के लिए बनाया था। तो बनाया न्यू इंग्लिश स्कूल। आपको थोड़ा स्लो लग रहा हो तो फास्ट कर लीजिएगा। न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। नाम यहाँ लिखा हुआ है, अपने अखबार के साथ भी है, ये नारा भी है। और ये जो स्कूल था दोस्तों, ये पुणे में था, न्यू इंग्लिश स्कूल। इसके बाद 1884 की बात आती है। 1884 में इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इसकी स्थापना 1884 में करते हैं। और एक जो पत्रकारिता और राष्ट्रवाद की जब बात चलती है दोस्तों, तो ये 1881 1881 से 1895 के बीच में पत्रकारिता और राष्ट्रवाद के उदय तक की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें इनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम था केसरी। और केसरी जो थी ये मराठी भाषा में थी, लेकिन एक और थी जो अंग्रेजी में थी। वो क्या था? मराठी। बिल्कुल मराठी, मराठा। जो मराठा पत्रिका थी वो मराठी में ना होके अंग्रेजी में थी। एक याद कर लो, इसके जस्ट अपोजिट है। जो मराठा है मराठी में नहीं है, अंग्रेजी में थी। और जो केसरी है वो मराठी, यानी केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में। ये अक्सर पूछा जाता है, बस अलग करके। और 1893 की बात है दोस्तों। 1893 में इन्होंने लोगों को एकजुट करने के लिए गणपति उत्सव की शुरुआत की थी। गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? ये बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में। इसके साथ ही ये भी पूछा जाता है कि 1895 में ये सेट करने के लिए आ जाता है टाइम के हिसाब से कि शिवाजी उत्सव या महोत्सव शुरुआत कब की थी? 1895। पहले गणपति उत्सव की शुरुआत होती है, दोनों महाराष्ट्र में करते हैं। और दूसरा 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए ये शिवाजी उत्सव, और लोगों को एकजुट करने के लिए गणपति उत्सव। ठीक, तो कांग्रेस में प्रवेश और हाँ, एक चीज और छूट रही है दोस्तों यहाँ पे। 1885 की बात है, 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना करते हैं। काफी प्रसिद्ध था ये। ठीक है, फर्ग्यूसन कॉलेज, ये पुणे में करते हैं फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना। और इन्होंने इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी। ये सारी चीजें हो गई। और 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होते हैं ये। और 1897 में पहली गिरफ्तारी होती है। और 1897 में पहली गिरफ्तारी होती है। 2 बार गिरफ्तार किए जाते हैं जेल जाने के लिए। पहली बार इनको 18 महीने की जेल होती है, 18 माह की। कब? 1897 में। क्योंकि चापेकर जो बंधु थे उन्होंने जो प्लेग फैला था उस टाइम, उसके कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी थी। और बाद में
इन्होंने उनका सपोर्ट कर दिया था, तो तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगा था और 18 महीने की जेल हुई थी और इसी समय उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी। लोकमान्य की उपाधि कब दी गई थी? जब पहली बार जेल गए थे 1897 में। ठीक है, दूसरी बार जेल कब जाते हैं दोस्तों? तो दूसरी बार जेल जाते हैं 1908 में, क्योंकि केसरी में जो इनकी पत्रिका थी, केसरी अभी बात किए हम लोग, तो क्रांतिकारी जो प्रफुल्ल चाकी थे और खुदीराम बोस ने थे, उनके समर्थन में उन्होंने लेख लिख दिया था। तो ये तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, तो इसके नाते उनको 6 वर्ष की जेल, कारावास की सजा हुई। इसके बाद इनको मांडले जेल भेज दिया गया, मांडले जेल भेज दिया गया और वहां पे जो उनको टाइम मिला उनमें उसमें उन्होंने बुक्स लिखी और पहली बुक थी गीता रहस्य। और ये जो गीता रहस्य थी ये कर्म योग पर आधारित थी। एक और बुक लिखते हैं दोस्तों, पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, पहली दूसरी मतलब लिखते हैं बुक, कोई सीरियल वाइज नहीं है। जो आर्य थे, इस पे कई बार डिबेट होता है कि ये कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से थे, ईरान से थे। तो इनका मानना था कि आर्य जो थे उत्तरी ध्रुव से आए थे और उसी के बेस्ड एक बुक लिखते हैं, द आर्कटिक होम इन द वेदास। ये बुक किसने लिखा? ये बाल गंगाधर तिलक ने। ओरियन एक बुक लिखते हैं दोस्तों, और ये था ज्योतिषी कालक्रम पर, एक वेदों के ज्योतिषी कालक्रम होता है ना, काल से वेद मतलब क्रोनोलॉजी होती है ज्योतिष शास्त्र में, उस पे एक बुक थी ओरियन। ठीक, ये हो गया। इसके बाद थोड़ी सी और बात कर लें, जब 1905 में बंगाल विभाजन हो रहा था, तो उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार का पुरजोर समर्थन किया था उन्होंने। और 1907 में जब सूरत विभाजन होता है दोस्तों, किसके किसके बीच? नरम दल और गरम दल के बीच होता है ना। तो जो गरम दल के नेता थे, प्रमुख यही थे जिनको बोला जाता था लाल, बाल और पाल। तो लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक जो ही थे, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो ये गरम दल की तिकड़ी थी और ये सब 1907 में अलग हो गए थे और 1916 में फिर जाकर एक होते हैं कांग्रेस के साथ, समझौता होता है। ये सारी चीजें हो गई। अब जब ये जेल से आते हैं 6 साल बाद, तो कितना हो जाता है? 1908 से 6 बढ़ाओगे तो 1914 में। तो 1914 में जब बाहर आते हैं तब ये शुरुआत करते हैं अपने आगे के मिशन को, और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। होम रूल लीग की स्थापना करते हैं एनी बेसेंट का साथ मिलकर, लेकिन इनकी होम रूल लीग अलग होती है और एनी बेसेंट बाद में अलग से चलाती हैं। तो अप्रैल के आसपास 1916 में तिलक की होम रूल चलती है, स्थापना करते हैं कहाँ? महाराष्ट्र में। और उसी दौरान उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा भी दिया था 1916 में कि जो स्वराज है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, अब 1916 में ही लखनऊ समझौता हो जाता है। लखनऊ समझौता क्या होता है कि कांग्रेस के दोनों जो धड़ थे अलग हुए थे 1907 में, गरम दल और नरम दल, उनको एक करने के लिए मुस्लिम लीग के साथ समझौता कराने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी इन्होंने, तिलक ने। ठीक है, समझौता भी हो गया। अब 1920 की बात आती है, अंतिम समय आता है 1 अगस्त 1920 को इनका निधन हो जाता है और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की आधिकारिक शुरुआत इसी दिन की थी और इसी दिन तिलक का निधन हो जाता है। ठीक है, तो उपाधि क्या थी? लोकमान्य तिलक, जनता द्वारा स्वीकृत उपाधि थी और भारतीय शांति के जनक वेलेंटाइन शेरोल इनको कहते हैं। और प्रसिद्ध नारा क्या था 1916 में जिसको दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। समाचार पत्र कौन था? केसरी और मराठा। देखो, मराठा मराठी में नहीं है तो किसमें है?
अंग्रेजी में है, केसरी किस में है, मराठी में है। राजनीतिक गुरु, हाँ ये भी था, राजनीतिक गुरु कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे, इनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। ठीक है। तिलक गरम दल के नेता थे। उनका मानना था कि प्रार्थना और याचना से आजादी नहीं मिलेगी, बल्कि स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से स्वराज प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम तिलक का सवाल कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा आज का ये है, जो मुगल काल से लिया गया है दोस्तों, मुगल स्थापत्य कला, साहित्य और इससे देखते हैं जो लेडीज थी। लेडीज मतलब क्या कि उस टाइम स्त्रियों की क्या कंडीशन थी, शिक्षा कैसी थी, साहित्य कैसा था, और ये आर्किटेक्चर कैसा था, पेंटिंग क्या थी, और मुगल काल में म्यूजिक का क्या हाल था। ये सारी चीजें पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं लेडीज एजुकेशन पे। तो लेडीज एजुकेशन दोस्तों कि मुगल काल की महिलाओं के लिए अलग से कोई स्कूल नहीं थे, लेकिन जो शाही घराने की महिलाएं थी उनको घर पर ही श्रेष्ठ शिक्षा दी जाती थी। तो ये ठीक है। तो इसमें कुछ महिलाओं के नाम हमको इतिहास में भी मिलते हैं दोस्तों, जैसे गुलबदन बेगम। ये नाम तो आपने सुना ही होगा। गुलबदन बेगम कौन थी बताइए। ये बाबर की बेटी थी, बाबर की बेटी, लेकिन किसकी बहन, हुमायूं की। और इन्होंने क्या लिखा था, हुमायूं नामा लिखा। हुमायूं नामा किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा दूसरी महिला के नाम पे सलीमा सुल्तान का नाम आता है, सलीमा सुल्तान, सुल्ताना, और जो कि अकबर की पत्नी थी, अकबर की पत्नी थी, जो कि विद्वान थी, विदुषी थी, सॉरी, विद्वान मेल के लिए, विदुषी महिलाओं के लिए होता है, तो विदुषी थी और कवियत्री थी। तीसरा ये है एक नूर जहां, जुंटा ग्रुप सुने होंगे, जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी। वो कला, साहित्य और राजनीति में पारंगत थी। और जहां आरा, ये भी नाम आता है, जो कि शाहजहां की पुत्री थी। ये मिलाने के लिए भी आ जाता है, इसलिए लिख रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में एक मदरसा बनवाया था। और जेब उन निसा, ये औरंगजेब की पुत्री थी। ठीक है, तो ये मिलाने के लिए आ जाता है कि सलीमा सुल्ताना अकबर की पुत्री, नूर जहां जहांगीर की पत्नी, और जहां आरा शाहजहां की पुत्री, और जेबुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। और ये जो जेबुन्निसा थी वो मखफी नाम से कविताएं भी लिखा करती थी, और एक बहुत ही अच्छा पुस्तकालय भी इन्होंने बनाया था। ये कंप्लीट हुआ। और लिटरेचर पे आते हैं दोस्तों। दूसरा हमारा है लिटरेचर। जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो इसमें मुगल शासक तो स्वयं विद्वान भी थे, और उन्हें फारसी को राजभाषा बनाया था। और बाबर ने एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी। ये अक्सर आता है कि ये तुजुक ए बाबरी जो थी वो किस भाषा में थी, तो ये थी दोस्तों तुर्की में, और जिसको बाबर नामा भी बोलते हैं। ठीक है, तुर्की में थी। और अकबर के काल में लिटरेचर का स्वर्ण युग आता है, और अकबर के काल में ही अनुवाद विभाग की स्थापना होती है। अनुवाद विभाग की स्थापना कब होती है, अकबर के शासनकाल में। और इसी समय रामायण और महाभारत का जो फारसी अनुवाद था वो किया गया था। और जो महाभारत था दोस्तों, उसका जो फारसी अनुवाद था उसका नाम था रज्मनामा। रज्मनामा के नाम से महाभारत को फारसी में अनुवादित किया गया था। और अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी और आईनी अकबरी लिखी थी। ठीक है, ये अकबर के काल में है, तो अबुल फजल याद कर लीजिएगा। अबुल फजल जो कि नवरत्नों में से एक थे, इन्होंने अकबरनामा लिखी, और एक बुक और लिखते हैं आइन ए अकबरी।
ठीक है, 2 बुक लिखते हैं। वहीं जहांगीर की जब बात होती है तो जहांगीर में दोस्तों तुजुक ए जहांगीरी लिखी, तुजुक ए जहांगीरी, ये बुक दोस्तों फारसी में है। ठीक है, एक लास्ट में और साहित्य के तौर पर दारा शिकोह का नाम काफी आता है। और दारा शिकोह जो थे शाहजहां के पुत्र थे, शाहजहां के पुत्र थे दोस्तों। और इन्होंने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर ए अकबर नाम से किया था। तो 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दारा शिकोह ने। किस नाम से? सिर ए अकबर के नाम से। ठीक, ये याद रखना है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगले क्रम में हमारा मुगल आर्किटेक्चर आता है। तो मुगल वास्तुकला को इंडो इस्लामिक शैली भी कहा जाता है, जिसमें हुमायूं का मकबरा था, जिसको ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, ताजमहल का पूर्वगामी। और इसमें पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, डोम, डबल डोम इसको बोलते हैं। वहीं अकबर की बात आती है तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया जो कि गुजरात विजय की याद में था, और पंचमहल का निर्माण करवाया अकबर ने। इसके अलावा जहांगीर की बात आती है तो जहांगीर के समय में इत्मादुद्दौला का मकबरा बना, जिसमें पहली बार पित्रा द्योरा शैली दोस्तों क्या होती है कि इसमें होता है कि पत्थरों पर कीमती रत्न जड़ित कला होती है, जो कि आप ताजमहल पे भी देखेंगे। जो पिलर्स हैं उसके पत्थर हैं बाहर लगे हुए, उसमें अंदर जड़ा हुआ है। बाहर से देखने पे नहीं लगेगा कि हाँ है, छुओगे तो एकदम अंदर, तो वो पित्रा है। और शाहजहां की बात आती है दोस्तों, शाहजहां तो शानदार ही थे, स्वर्ण काल कहा जाता है साहित्य ये आर्किटेक्चर का। और इन्होंने ताजमहल बनवाया, और दिल्ली का लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद बनवाई। और स्थापत्य जो कला थी उसका चरमोत्कर्ष कहाँ पे था? शाहजहां के शासनकाल में। फिर मुगल चित्रकला की बात आती है, और मुगल चित्रकला में दोस्तों चित्रकला पहला है कि हुमायूं ने फारस से 2 लोगों को बुलाया, मीर सैयद अली और अब्दुल अब्दुल समद। 2 लोग थे, 2 हुमायूं के साथ आए और मुगल चित्रकला की नींव रखी गई। अकबर के शासनकाल में भी काफी चीजें होती हैं इसमें, और अलग विभाग बनता है। जैसे अकबर ने अनुवाद विभाग बनवाया था, वैसे ही अलग विभाग बनाता है चित्रकला के लिए। और दशवंत बसावन जो कि अकबर के चित्रकार थे। वहीं जहांगीर के काल में स्वर्ण युग होता है किसका? चित्रकला का, क्योंकि जहांगीर खुद चित्रकला का बड़ा पारखी था। और उसके समय में प्रमुख चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर किसके काल में थे? ये थे जहांगीर के काल में, और पक्षी विशेषज्ञ थे दोस्तों। और अब्दुल हसन थे। 2 लोगों का नाम इसमें याद रखना है, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। ठीक है, और किसके काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? वो जहांगीर का काल था। वहीं औरंगजेब आता है तो इन्होंने चित्रकारी को इस्लाम का विरोधी मानकर बंद करवा दिया था। फिर बात आती है संगीत की। तो संगीत के तौर पे क्या देखेंगे दोस्तों? ये हो गया, पेंटिंग भी हो गई। फिर लास्ट में बचती है संगीत। संगीत के तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध जो गायक थे वो थे तानसेन, जो कि 9 रत्नों में से एक थे। 9 रत्नों में कौन थे दोस्तों? बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल और मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजुजुद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। ये अकबर के 9 रत्न थे और उसमें से एक तानसेन थे। अकबर स्वयं बहुत अच्छा नगाड़ा बजाता था और नगाड़ा बजाने का शौकीन भी था।
अब शाहजहां की बात आती है दोस्तों, तो इसके शासनकाल में लाल खां थे, और लाल खां एक प्रसिद्ध गायक थे, और इनको गुण समुद्र की उपाधि कौन देता है? शाहजहां देता है। तो ये सवाल ऐसे आता है कि लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि किसने दी थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो शाहजहां ने गुण समुद्र की उपाधि दी थी। ठीक है। औरंगजेब की बात आती है, तो यद्यपि औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन स्वयं वह वीणा वादन था। और दोस्तों सही ये भी बात है, उसी के काल में सबसे ज्यादा संगीत पे पुस्तकें लिखी गई, औरंगजेब के ही काल में जब पाबंदी लगी थी। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है। अगर सवाल पूछें कि चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, किस युग को? जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और दूसरा ये है, स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां को। अनुवाद विभाग जो किसके शासनकाल में था? अकबर के शासनकाल में। रज्मनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद था। पित्रा दिउरा शैली सबसे पहले प्रयोग की गई एतमादुद्दौला के मकबरे में। इतनी सारी चीजें इसमें थी दोस्तों। अब हम लास्ट पे आते हैं, और ये हमारा चंदेल वंश है। थोड़ा सा आज वीडियो बड़ा जरूर हो रहा है, लेकिन काफी सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही है, और जरूरी है, सिर्फ सुनते रहेंगे तब भी आपका काफी काम हो सकता है। तो चंदेल वंश, जिसको जजाक भुक्ति के चंदेल भी कहा जाता है दोस्तों, तो भारतीय इतिहास के जो प्रतापी राजवंशों में से थे, उसमें से चंदेल भी थे, और इनकी बात कर रहे हैं। चंदेल वंश दोस्तों 831 से 1308, यानी लगभग ये 500 साल के आसपास मान लो। और चंदेलों ने मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन किया था। जो बुंदेलखंड क्षेत्र आता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आस एरिया में, उस पर शासन किया था, जिसे तब जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था दोस्तों। क्या बोला जाता था? जेजाक भुक्ति। इसकी प्रारंभिक जो राजधानी थी वो खजुराहो थी, जो आज भी पर्यटन स्थल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। और बाद में जो खजुराहो थी, इसको ट्रांसफर करके महोबा राजधानी बनाया गया था चंदेलों का। ठीक है। इसके जो फाउंडर थे नन्नुक थे, और वंश के संस्थापक जिनको नृप भी बोला जाता था, और महीपति की उपाधि ली थी। नृप और महीपति की उपाधि कौन ली थी? इसके संस्थापक चंदेल वंश के नन्नुक ने। इनके बाद कौन आते हैं? वाकपति। अच्छा, ये हम इस पे चल देते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम पहले बात कर लिए कि कौन था? नन्नुक थे, और ये कौन थे? संस्थापक रहे दोस्तों। इसके बाद आते हैं वाकपति। वाकपति इसके समय में राज्य का विस्तार होता है, और इसका पुत्र होता है नन्नुक का ये वाकपति। जय शक्ति, जो जय शक्ति को बोला जाता था जेजा, और विजय शक्ति को बोला जाता था वीजा शॉर्ट में। तो इस जय शक्ति के नाम पर ही जेजाक भुक्ति का नाम पड़ा था दोस्तों। ठीक है। इसके बाद आते हैं राहिल, और राहिल इन्होंने सैन विजय के साथ मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। फिर आते हैं हर्षदेव, इन्होंने प्रतिहार राजा महीपाल की सहायता की थी। बस इतना ज्यादा एक बार में याद नहीं होगा, बस सुन लेना है। फिर इसके बाद कुछ शक्तिशाली शासक आते हैं दोस्तों। शक्तिशाली शासकों में यशोवर्मन रहते हैं, धंगदेव रहते हैं, गंडदेव रहते हैं, और विद्याधर रहते हैं। ठीक है। तो महत्वपूर्ण शासकों में से ये रहे हैं जो शक्तिशाली रहे। यशोवर्मन को क्या लक्ष्मण वर्मन भी कहा जाता है। इन्होंने खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर, जो लक्ष्मण मंदिर था खजुराहो का, उसका निर्माण किया था यशोवर्मन ने। ठीक है। तो ये चंदेल वंश से थे। वहीं धंग देव की बात होती है दोस्तों, तो सबसे प्रतापी शासक थे, सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे, और उन्होंने खजुराहो को जो कंदरिया महादेव मंदिर था और विश्वनाथ मंदिर था, उसको बनाया था किसने? धंग देव ने। वहीं गंड देव की बात होती है, तो धंग देव के पुत्र थे। इनके पुत्र कौन थे?
गंडदेव इनके उत्तराधिकारी थे। इनकी खास कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि महमूद जो गजनवी था उसके खिलाफ एक सैन्य सेना भेजी थी। ठीक है। विद्याधर की बात आती है दोस्तों, तो विद्याधर चंदेल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने महमूद गजनवी को डट कर सामना किया था और प्रतिहार राजा राज्यपाल को दंडित भी किया था। तो ये कौन थे? विद्याधर। इसके बाद कुछ और शासक आते हैं, जिसमें विद्याधर के बाद शासन संभालते हैं विजयपाल। हाँ, चेंज कर लेते हैं, इसमें बहुत ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं रहे हैं, बस जान लीजिए। देववर्मन, फिर कीर्तिवर्मन और फिर मदन वर्मन कुशल योद्धा शासक थे, लेकिन ये वालों को इनको देखना है। ये परमारदिदेव जो परमल थे, ये काफी इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ये वंश के अंतिम महान शासक थे और पृथ्वीराज चौहान ने इनको पराजित किया था। और तो और आल्हा और उदल जो सेनापति थे वो ये परमरदिदेव के ही साथ में थे, इन्हीं के सेनापति थे, चंदेल वंश के शासक रहे हैं। फिर ये हमीर वर्मन आते हैं, अंतिम ज्ञात शासकों में से एक माने जाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है, लेकिन इनमें थोड़ी चीज और बचती है। वो है क्या? कि वो है कि प्रशासन और कला संस्कृति की बात कर लें तो इसमें सामंती व्यवस्था जो फेडरल सिस्टम था वो कई सामंतों में विभाजित हो गया था पूरा राज्य। और राजस्व का जो मुख्य स्रोत था वो लैंड रेवेन्यू था दोस्तों। तो लैंड रेवेन्यू से ही इनको धन अर्जित होता था। सैन्य शक्ति जो कलिंजर के जैसे अभेद्य किले थे और इनकी मजबूत रक्षा प्रणाली थी। और वास्तुकला और धर्म की बात करें तो नागर शैली के में चंदेलों ने मंदिर जो बनाए, नागर शैली की उत्कृष्ट प्रयोग किया था उन्होंने। खजुराहो मंदिर बनाए, और खजुराहो विश्व धरोहर स्थल भी है जो कि अपनी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है खजुराहो, और आध्यात्मिक गहराई के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक सहिष्णुता की बात जब आती है दोस्तों, तो शासक मुख्य रूप से शैव थे इनके, और वैष्णव और जैन धर्म को भी समान संरक्षण इन्होंने प्रदान किया था। ठीक है, तो इस तरीके से देख लो खजुराहो टेम्पल, स्कंदरिया महादेव, लक्ष्मण देव और विश्वनाथ टेम्पल, यशोवर्मन धंग और विद्याधर की बात कर ली, ओरिजिन हो गई सारी चीजें खजुराहो। फिर महोबा, बुंदेलखंड जिजाग गुप्त होता है। इम्पोर्टेंट रूलर जो नन्नू थे वागपति, और जयशक्ति विजय शक्ति राहिल और हर्ष आते हैं। और रिलीजन में शैव डोमिनेट करता था, शैव शिव भक्त थे, लेकिन ये भी जैन और वैष्णव को भी इन्होंने समान रूप से संरक्षण दिया था। तो इस तरीके से आज का वीडियो कंप्लीट होता है दोस्तों। थोड़ा सा बड़ा जरूर रहा है, लेकिन काफी अच्छा रहा। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 6 बजे। आप अपना रिवाइज करते रहिए।